नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। और नॉन स्टॉप कवरेज सुबह 10 बजे से लगातार जारी है। बजट की हर छोटी बड़ी बात, शेयर बाजार पे क्या एक्शन देखने को मिल रहा है, टैक्स में क्या हुआ, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जरा हम आ रहे हैं आपके पास। और अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि अब बजट ओवर हो चुका है, चुनाव पे निगाहें सबकी लगी हुई हैं, तो बजट के बाद चुनाव से पहले शेयर बाजार में कैसे बनाए रणनीति, इसी पर अगले 1 घंटे तक होगी डिटेल में चर्चा। लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। आपके कोई प्रश्न है तो ज़रूर हमें भेजिए, लाइव जुड़िए 9311211874। इस पर आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपकी टिप्पणियों पे आपके जो कमेंट्स होंगे उनको हम सवालों के रूप में लेकर के हमारे एक्सपर्ट के पास जाएंगे। लेकिन पहले बजट में क्या कुछ आया है, बड़ी बातें जरा एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिए, फटाफट पढ़ करके बता देते हैं कि जो लोग अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लोग ऑफिस की व्यस्तता की वजह से नहीं देख पाए थे कार्यक्रम, तो वो हम आपको बता दें कि राजकोषीय घाटा जो है वो 5.1% करने का अनुमान रहने का अनुमान जताया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। पूंजीगत खर्च में हालांकि मामूली 11% की बढ़ोतरी की गई है बजट में। टैक्स को लेकर के कोई राहत नहीं दी गई है। कर्ज जो है आपको बता दें कि 16.81 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जो है वो सरकार लेगी वित्त वर्ष 2024-25 में। राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य 30 लाख करोड़ रुपए सरकार की तरफ से रखा गया है। और आपको बता दें कि जो कुल बजट है 47.66 लाख करोड़ का, उसमें 11.9 लाख करोड़ रुपए का सिर्फ ब्याज का भुगतान करेगी सरकार। तो ये तमाम वो महत्वपूर्ण बड़ी बातें हैं वो। और पूंजीगत खर्च में मामूली 11% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आज के खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। और सुबह से ही सर काफ़ी बड़ा पैनल हमारे साथ दर्शकों के साथ जो है हम लेकर के आए हैं। चाहे वो दीपन मेहता हों, राहुल अरोड़ा हों, तमाम लोग जो है हमारे साथ, नीलेश शाह जुड़े हैं, आनंद राठी हमारे साथ बने रहे। तो इन तमाम चीज़ों के बाद रवि जी, आज जो है आपने जो शर्त रखी थी 1000 के लाइव की, वो शर्त तो आज पूरी हो गई सर। और करीब 1400-1500 लोग जो है लाइव पे हमारे साथ जुड़े रहे आज के पूरे दिन भर कार्यक्रम में। अब थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिल रही, लोग भी थक गए होंगे मेरे ख्याल से। लेकिन बहुत सारे लोग, अब शाम का वक्त है, जानना चाह रहे होंगे कि बाजार में क्या किया जाए। पहले तो सबसे पहले बजट पर आपकी कमेंट्री सर, आपकी टिप्पणी, कैसे देख रहे हैं आज के इस बजट को आप? देखिए, बजट चूंकि इंटरिम बजट था इसलिए बहुत नपा-तुला बजट रहा। और मैं तो बिल्कुल जी इससे जोड़ता हूं कि अगर मार्केट में कोई रिएक्शन नहीं आया, नेगेटिव रिएक्शन नहीं आया, तो वो पॉजिटिव था। और सरकार ने दो दो एक टारगेट जो यहाँ पर दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को, डिफेंस को लेकर के जो इन्वेस्टमेंट की बात की, साथ ही जो अपनी योजनाएं उन्होंने इंक्रीज करी, आईएम्स की बात करी, यूनिवर्सिटीज की बात करी, तो मुझे लगता है, और खास तौर से सोलर एनर्जीज, पावर का तो था ही, और पावर के स्टॉक में भी वो पावर देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल नपा तुला बजट, और बहुत ही इस हिसाब से देखा जाए तो जो यहाँ पर जीडीपी के टारगेट्स दिए हुए हैं कि कितना जीडीपी होगा, डेट रेशियो कितना होगा, और चूंकि यहाँ पर परसेंटेज को घटाया गया तो उसका एक सीधा सीधा इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कहा जाए कि बहुत अच्छा बजट रहा। अगर नंबरिंग करी जाए तो 10 में से 9 नंबर तो जरूर सरकार को दिए जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ अभी 2 महीने तक है। जो मेन बजट जब आएगा जुलाई में, उस पे यहाँ पर निगाह टिकी होनी चाहिए, और उस पे जो इम्पैक्ट होगा उसके हिसाब से मार्केट की चाल यहाँ पर दिखाई देगी। जी, लेकिन बाजार को क्यों नहीं समझ में आया सर ये बजट, और बाजार के अंदर गिरावट क्यों देखने को मिली? और हमने देखा शुरुआती दौर में एक दायरे में बाजार कामकाज कर रहा था, और जैसे ही बजट का अनाउंसमेंट हुई, क्योंकि उम्मीदें क्या ज़्यादा पाल ली थी बाजार ने बजट से कि लोक लुभावन बजट होगा, या फिर हो सकता है डिमांड को बढ़ाने के लिए कुछ एक बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन उन तमाम पहलुओं पर जिन पर बाजार की नज़रें थीं उस पर कुछ नहीं कहा गया। देखिए, जब इंटरिम बजट की बात की गई थी, तो मैं जब जो कई प्रोग्राम्स देख रहा था, ज्यादातर लोगों ने सोर्सेस के थ्रू ये मिल सकता है, सोर्सेस के थ्रू ऐसा हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम थी। और वो कहीं ना कहीं से एक समा जो है वो शायद पॉजिटिव यहाँ पर ज्यादा क्रिएट कर गए। लेकिन इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। पिछले 2 दिन से अगर देखा जाए तो कुछ सेक्टर के कुछ स्टॉक्स, जैसे कि माइनिंग है, पीएसयूज हैं, या फिर पावर सेक्टर, इन सभी के स्टॉक्स में 5-5% की रैली देखने को मिल चुकी थी। तो थोड़ा सा जब डर लगता है तो लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, कुछ लोग बजट प्ले करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस वजह से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज्यादा गहराएगी नहीं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि बजट को अगर अगर एक्सपेक्टेशन में देखा जाए तो ठीक था, और मार्केट का जो रिएक्शन था वो भी काफी अच्छा। अब सर जरा बाजार पर आपकी राय जानना चाहेंगे। मौजूदा स्तर पर बाजार आपको कैसा लग रहा है?
क्या यहाँ से आपको और ज़्यादा क्या गिरावट देखने को मिल रही है? बहुत लोग वैल्यूएशन को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, महंगा हो गया है बाज़ार, थोड़ा नीचे आना चाहिए, उसके बाद एंट्री करनी चाहिए। अब एक बड़ा इवेंट जो है वो गुजर चुका है और दूसरा बड़ा इवेंट इलेक्शन है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अभी बाज़ार में किस अप्रोच के साथ एंट्री करनी चाहिए? क्या जो लोग प्रॉफिट में हैं उनको मुनाफा बुक करना चाहिए? जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, सभी के लिए सलाह यही होगी कि मनी नाइन को फॉलो करें। और वो ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, हर जगह पे सटीक बात ना होती हो, लेकिन मनी नाइन के पे एकदम सटीक बात होती है, कोई इधर उधर की बात नहीं होती। स्टॉक मार्केट में एक चीज तो तय है कि मार्केट में एक करेक्शन यहां पर ड्यू है, और इलेक्शन से पहले एक बार जब पैसा निकलेगा तो आपको मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और वो कब होगा, आज होगा, कल होगा, एक हफ्ते में होगा, 10 दिन में होगा, उसकी तैयारी यहां पर थोड़ी करनी पड़ेगी। या फिर ये कहें कि आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मनी नाइन आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आप लोग उस सेलिंग सेल ऑफ जब यहां पर आता है तो उससे पहले आप लोग अपनी पोजीशन से एग्जिट हो सकें। अब दूसरी बात है कि जिन स्टॉक्स में देखिए 50%, 40%, 40% से ऊपर आपको रिटर्न आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मुनाफा वसूली यहां पर करना शुरू करना चाहिए। बहुत ज्यादा तो नहीं, 100% नहीं, 40%, 30 से 40% एक बार पैसा जो है वो प्रॉफिट थोड़ा बुक करना चाहिए मार्केट में। अब यहां से थोड़ा सा एक करेक्शन का चांस रहेगा, आने वाले 15-20 दिनों में मार्केट यहीं कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट होगा, लेकिन फिर भी पोर्टफोलियो से एक बार थोड़ा बहुत पैसा यहां से, यानी 40% के आसपास पैसा थोड़ा बाहर निकालना चाहिए। हम्म। तो जहाँ पर मुनाफा हो रहा है वहाँ मुनाफा बुक कर लें। और रवि जी का भी ये मानना है कि बाज़ार के अंदर करेक्शन आ सकता है, वो कल आएगा, वो 5 दिन बाद आएगा, 10 दिन बाद आएगा, महीने भर बाद आएगा, ये पता नहीं, लेकिन एक कॉशियस अप्रोच आपकी अवश्य रहनी चाहिए और एक अलर्ट के साथ आपको रहना चाहिए। बाज़ार में अच्छी खासी रैली आ चुकी है, तो एक बार एक हेल्दी करेक्शन जो है वो बाज़ार के लिए ज़रूरी है, ताकि नई एंट्री जो है बाज़ार के अंदर आ सके और लोग भी जो शेयर हैं उनमें जो है सस्ते भाव पर एंट्री कर सकें। तो इस स्ट्रेटजी के साथ आप चलेंगे तो आपके लिए भी काफ़ी बेहतर रहेगा। सर, सबसे पहले जिस शेयर पे आपसे राय लेना चाहेंगे, वो कल से उसमें काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई है और बातचीत चल रही है, जिस तरह का बड़ा एक्शन आरबीआई की तरफ से लिया गया पेटीएम को लेकर के, इस पर आज हमने पेटीएम की तरफ से सफाई भी देखी, कॉल के जरिए उन्होंने सफाई दी है अपनी। पेटीएम के शेयर में अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर? और ख़ासतौर से जितना बड़ा एक्शन लिया गया है, कंपनी खुद कह रही है कि 300 से 500 करोड़ रुपए के एबिटा पे असर पड़ेगा। इसके अलावा हमने देखा बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज जो अंतर्राष्ट्रीय हैं, जेफरीज की तरफ से लक्ष्य घटा करके 500 रुपये कर दिया गया, 20% का लोअर सर्किट लगता हुआ आज दिखाई दिया। करंट लेवल पे अब क्या करना चाहिए? अब अगर कंपनी से सारी कामकाज बंद कर दिए करने के लिए आरबीआई की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, ना वॉलेट में पैसा रख सकते हैं, ना फास्टैग की पेमेंट हो सकती है, बचेगा क्या कंपनी के पास? और अब कंपनी क्या कुछ आगे करती हुई दिखाई देगी? जो लोग फंसे हुए हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, आपकी राय क्या होगी पेटीएम पर इस समय? बिल्कुल जी, आपने ये कहूं कि एक एक करके पेटीएम पे बहुत सवाल पूछ लिए मुझसे, तो मुझे एक एक करके जवाब देना पड़ेगा। पहला, जी। देखिए पेटीएम का एक एग्जांपल मैं इसलिए ऐसा दे रहा हूं, यस बैंक आपको याद दिलाता हूं, कुछ शेयर के नाम याद दिलाता हूं तो उनको, उनकी हिस्ट्री को आप अच्छे से समझ पाएंगे। जेपी एसोसिएट शेयर यहां पर था, और साथ ही अभी हाल फिलहाल में सुजलॉन में तो बाउंस बैक आया, लेकिन सुजलॉन एक टाइम पे क्या चलता था वो भी आपको याद होगा। तो 3-4 शेयर ऐसे हैं जो कि जब इनको याद करिए तो दिल का दर्द बाहर आता है, जिन लोगों ने ये सोच के खरीदा था। जब पहली बात है कि जब इस तरीके की सख्ती आरबीआई ने ये दूसरी बार दिखाई है, पहले इससे पहले मार्च 2022 में भी इस कंपनी के साथ ऐसा हुआ था। और आपको मैं बता दूं कि मैंने आज तक लाइफ में कभी भी पेटीएम पे बाय कॉल नहीं दिया। आपके प्रोग्राम पे भी मैंने जो पेटीएम के क्वेश्चन आए उनसे यही कहा, भाग जाओ, कंपनी कभी प्रॉफिट में अभी नहीं आ रही है। पेटीएम पे यही रिकमेंडेशन दी है कि पेटीएम के डिस्काउंट का मजा लो, अब तो वो भी खत्म हो गया, और अब डिस्काउंट छोड़ो, आप ऐप ही छोड़ने की बारी आने वाली है। तो यहां पर कंपनी बड़ी मुश्किलों में घिरी हुई है। आरबीआई के इस स्टेप के बाद अब बहुत ज्यादा जरूरी है, और इन्वेस्टर अब प्रमोटर बनने की कोशिश ना करें। 500 रुपए का लक्ष्य घटाया गया, मुझे लगता है कि 350 रुपए तक के लेवल यहां पर आ सकते हैं। रिस्क अभी यहां पर बढ़ता चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि पहला, जो नए लोग सोच रहे हैं, नए इन्वेस्टर हैं, उनके लिए राय कि बिल्कुल खरीदारी की मारे मत सोचें कि वो पेटीएम स्टॉक लिस्टेड ही नहीं है। दूसरा, जो फंसे हुए हैं, अरे सर जब सब इतने मौके चल रहे हैं, विजय शेखर जी भी कहीं बाहर निकले, उससे पहले आप ही निकल जाओ, क्यों प्रमोटर बनोगे? तो शेयर में आपको कोई नई खरीदारी नहीं करनी, और अगर आपके पास है तो यही मान के चलिए कि यही विधि में लिखा हुआ था, थोड़ा लॉस बुक कर लीजिए और दूसरे स्टॉक्स की तरफ मूव कर जाइए।
अब इसी समय पे अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है एनबीएफसी काउंटर, जो लोग इस तरीके के काउंटर से निकल रहे हैं वो एनबीएफसी में थोड़ा करेक्शन आएगा, उसका फायदा उठा सकते हैं, उन काउंटर की तरफ मूव कर जाएं। लेकिन फिलहाल पेटीएम से पूरी तरह से दूरी बना लीजिए, और अगर आपके पास एडवांस पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा है, तो फिर कोई बात नहीं, लुटने दीजिए। हम्म। सर काफ़ी सारे ग्राहक भी बहुत परेशान हैं, जो लोग पेटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपको क्या लग रहा है, आपका एनालिसिस क्या कहता है, क्या ये कंपनी बंद हो जाएगी, या फिर कंपनी के पास अब विकल्प क्या कुछ बचे हैं, क्या दोबारा आरबीआई के साथ नेगोशिएशन की कोशिश की जाएगी, क्या भविष्य आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, जो पूरे के पूरे जो स्टेटमेंट है, जो प्रेस रिलीज आया है, उसको अगर एक बार हम लोग एनालाइज या डी कोड करने की कोशिश करें तो उसमें सब कुछ तो एज इट इज है, लेकिन एक जो लाइन लिखी हुई है जिसमें आरबीआई ने साफ निर्देश दिया है कि 29 फरवरी के बाद से कोई भी ट्रांजेक्शन पे भी वहां पर लिमिट लगेगी, तो ये सारी चीजें जो है वो काफी जो है वो रिस्क पैदा करती हैं। और अब ये मेरी एक्सपेक्टेशन है और ये मेरा पूरा अपना कैलकुलेशन है, मैं ये नहीं कहता कि ये हो जाएगा, लेकिन इस बात को जरूर रखें कि मुझे ऐसा लगता है जैसे यस बैंक जब गिरा था, मैं एक स्टोरी इसलिए ले रहा हूं कि शायद उस तरीके के सैंपल हमें देखें तो वही हम अंदाजा लगा सकते हैं। यस बैंक में जब ऐसा हुआ था तो उसके बाद से उसका मैनेजमेंट, उसको आरबीआई ने टेक ओवर किया और उसको सुधारने की कोशिश करी, कहां खड़े हैं वो आपको पता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर अभी कुछ हालात ऐसे हैं तो थोड़ा सा इन इन लेवल्स पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अभी फिलहाल जब डिसाइडेड नहीं है और गवर्नमेंट इंक्वायरी कर रही है तो मुझे लगता है कि थोड़ा दुविधा का विषय रहेगा, लेकिन जरूर है कि कोई टेक ओवर करेगा या फिर कोई और पार्टनर आएंगे या कुछ ना कुछ यहाँ पर नेगोशिएशन जरूर देखने को मिलेंगे। हम्म। सर आज के बाज़ार में अगर हम देखें तो दो तीन सेक्टर्स में, खासतौर से एक सेक्टर जो चमका है वो है पीएसयू बैंक, लेकिन उस पर हम बाद में आएंगे। एक कंपनी जो है जिस पर हम बातचीत करना चाहेंगे वो है इरेडा। इरेडा के आज जिस रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, सोलर एनर्जी को लेकर के जिस तरीके से वित्त मंत्री का फोकस रहा है, और सोलर एनर्जी को लेकर खासतौर से, और उसका असर हमने देखा इरेडा के अंदर देखने को मिला, उसके अंदर उसका असर हमने देखा सुजलॉन में, काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। इरडा अब इतने ऊपर आ गया है सर, 32 रुपये का शेयर देखते देखते अभी हाल ही में हम लोग, मुझे याद है कि आपके साथ हम लोग आईपीओ पे डिस्कशन कर रहे थे और वो शेयर 190 रुपये के आसपास पहुंच गया। तो अब क्या करना चाहिए? बहुत लोगों के सवाल ये, क्या फ्रेश एंट्री करें? जिन लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, जो लोग 100 101 में लिए हुए हैं, उनके भी सवाल आ रहे हैं। जो लोग 120 पे लग रहा था कि बहुत महंगा है, अब 190 हो गया, तो कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए? और फ्रेश एंट्री करने के लिए इरडा में इस समय क्या आपकी रणनीति होगी? देखिए विपुल जी, मैं बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी एडा के लिए बताता हूँ, बाकी और स्टॉक्स आप जो बोल रहे हैं मैं उनके लिए भी आपको बताऊंगा। इस समय रेडा चल रहा है 185 रुपए। अब आप एक चीज पेन पेपर लेकर, जो भी दर्शक देख रहे हैं वो फॉलो करें। जब भी ये स्टॉक इस 185 रुपए को आप नोट कर लीजिए, जब भी ये स्टॉक इस 185 रुपए से नीचे 3 दिन बंद हो जाता है, एक दिन बंद हुआ कोई बात नहीं, 2 दिन बंद हुआ कोई बात नहीं, तीसरे दिन अगर इस 185 से नीचे बन जाता है तो आपको करना है प्रॉफिट बुक। और प्रॉफिट बुक कितना करना है? कम से कम 70 से 80% का। और उसके बाद दोबारा एंट्री कब करनी? वापस उसको गिरने दीजिएगा। यही फॉर्मूला आप हर एक दिन लगाते रहिए कि जो प्राइस आपने नोट किया, जहां पर अब आपने सौदा काट दिया, उससे 3 दिन अगर ऊपर बंद करता है तभी आप लीजिए, नहीं तो अभी लेवल से एक बार को देख लें तो 150 160 के आसपास के लेवल मुझे दिखाई देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल से, यानी कि 185 से 200 के बीच में आता है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, नई एंट्री बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अभी 5,000 स्टॉक्स लिस्टेड है, बहुत से में और मूवमेंट आएगा। जो स्टॉक ऑलरेडी इतना बढ़ चुका हो, 300 गुना हो चुका हो, उस स्टॉक से थोड़ा बहुत, मैंने पहले भी बताया कि 50% 100% स्टॉक में आ जाए तो हाथ जोड़ना शुरू करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आप सिंपल स्ट्रैटेजी रखिए। अब जो नए लोग एंट्री करने की सोच रहे हैं, सर और भी आईपीओज आ रहे हैं, और भी चीजें हैं यहाँ पर मार्केट में, उन पे एंट्री करेंगे, इससे अभी थोड़ी दूरी बनाकर रखें। इससे अभी थोड़ी दूरी बना लीजिए, ये आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। और प्रॉफिट बुक कर लेना सर। बिल्कुल प्रॉफिट बुक, मैंने वही बोला कि अगर आज का प्राइस जो आप देख रहे हैं 185 86 रुपए के पास बंद हुआ, 200 आता है तो भी प्रॉफिट बुक कर लें। और अगर इस प्राइस से 3 दिन नीचे बंद हो जाता है, जो 185 का लेवल है, 3 दिन नीचे बंद हो जाता है तो भी प्रॉफिट बुक कर लें। ठीक,
ये राय फिलहाल निकल करके आती है। अब चूंकि बात ऊर्जा क्षेत्र को लेकर चल रही थी तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत लोगों के प्रश्न हैं और आपकी तरफ से भी रिकमेंडेशंस रही है बहुत सारे पावर शेयरों को लेकर के। टाटा पावर, एनएचपीसी, एनटीपीसी, आरईसी, पीएफसी, इनमें से अगर चुनना हो तो किस ऑर्डर में आप चुनेंगे? और क्या वाकई में, चूंकि इतनी रैली आ चुकी है यहाँ इन सब तमाम शेयरों के अंदर, क्या अभी भी यहाँ पर अपसाइड देखने को मिल सकता है, और है तो कितना देखने को मिल सकता है, और पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होगी? बिल्कुल विपुल जी, थोड़ा समय आज कम मिल पाया तो इस वजह से, नहीं तो मैं आपको ये पहले से भेज देता। और आपको मैंने व्हाट्सएप वैसे किया था कि किस तरीके के स्टॉक्स में निवेश करें। एडिटिंग टीम को शायद टाइम नहीं मिल पाया होगा, जी। मैं उसमें क्षमा चाहता हूं। लेकिन उसमें सीरीज मैंने यही आपको जो मैसेज करें कि अब किन में फोकस करना चाहिए। पावर में पीएफसी, एनटीपीसी, टाटा पावर, अदानी पावर, यही सीरीज रहेगी। पीएफसी में से एनटीपीसी, टाटा पावर में थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा है, अदानी पावर में थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा है, लेकिन फिर भी मोमेंटम यहां पर है, तो आप उसको फोकस कर सकते हैं। और एनर्जी के साथ में ही मैं थोड़ा माइनिंग को भी यहां पे अटैच करना चाहूंगा, जी। जिसमें कि कोल इंडिया, जीएमडीसी और मोइल आते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप पावर सेक्टर से आप अपना स्पेस बना रहे हैं, तो पावर और माइनिंग को कंबाइन करके आप ये जो स्टॉक्स बताए हैं इन पे आप एसआईपी करें, धीरे धीरे परचेस करें। ये मैं नहीं कह रहा आप एक ही बार में उठाइए सारा पैसा लगा दीजिए, लेकिन इनको आप कंसीडर करके रखिए। आने वाले इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद में इन स्टॉक्स में और रैली देखने। अभी सर आपने जो आज ऑर्डर इसका बताया है उसमें आपने एनटीपीसी का नाम लिया है, उसमें आपने पावर के अंदर नाम लिया है अदानी पावर का, टाटा पावर का, पीएफसी का। लेकिन कुछ दिन पहले आपने एक कंपनी डिस्कस की थी एनएचपीसी, उसका नाम इसमें आपने शामिल नहीं रखा है। तो क्या वहाँ से अब दूरी बना लेनी चाहिए, या फिर वहाँ पर भी कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही हैं आपको? देखिए, नहीं, एनएचपीसी और कई और पावर के स्टॉक्स जो है उनको ऑलरेडी जो है वो बाय की रिकमेंडेशन दे चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट कर रहे हो। तभी मैंने कहा कि मनी नाइन को अब आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टर्न फिर से, चूंकि हम, आपने जैसे बताया कि अभी पावर पे मैंने पहले रिकमेंडेशन दे रखी, तो यहां पर हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी कर रहे हैं, जिससे कि थोड़ा करेक्शन आ जाए। जैसे कि आपके सामने आप देखते हैं पावर सेक्टर से ही ग्रीन पावर है, इंडस टावर है, और पावर में ही अगर देखा जाए तो आपके पास जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी है, एनएचपीसी भी, एनएलसी इंडिया भी है। तो इनमें थोड़ा करेक्शन, या 5 से 8% का अगर करेक्शन आता है तो इनको भी इंक्लूड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई, और इस बीच और एक सेक्टर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और उस पर सवाल भी आया है हमारे साथ वैभव सिंह जी का, और कह रहे हैं रवि सर, आईआरएफसी के शेयर में क्या आगे करना चाहिए? रेलवे सर, सबकी निगाहें रेलवे पर लगी हुई थी, और उम्मीद ये थी कि घोषणा होगी, और घोषणा हुई भी। लेकिन शायद इतनी रैली हो चुकी है कि घोषणा के बावजूद जो है हमने देखा कि थोड़ा सा एक दबाव जो है रेलवे शेयरों में देखने को मिला है। अभी रेलवे शेयरों में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, खास तौर से आईआरएफसी को लेकर के? जैसे वैभव जी का सवाल है, फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, बहुत लोगों को अच्छे प्रॉफिट में भी हैं। आरवीएनएल आपकी रिकमेंडेशंस रही, और उसमें काफ़ी शानदार रैली भी हमने देखी है। अच्छे खासे वैगन को लेकर के आज जो घोषणा हुई है उसमें जो है हमने देखा जुपिटर वैगन में शुरुआती दौर में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी, बाद में थोड़ा सा वहाँ भी करेक्शन आया है। तो ओवरऑल रेलवे शेयरों पे आपकी राय क्या है, और रेलवे पे क्या कहीं निगाहें हैं आपकी? रेलवे के लिए 11 काउंटर हैं, और मैं थोड़ा ज्यादा शायद समय ले लूं तो मुझे प्लीज टोक दीजिएगा। नहीं मैं नहीं, बिल्कुल इसमें आप। आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जितने भी स्टॉक्स आपके इस समय रेलवे के दिख रहे हैं और आपने पीछे खरीद रखा है, उनमें सब में अगर आपने निवेश कर रखा है तो 20% का प्रॉफिट बुक कर लीजिए। कोई यहां पर ये मत समझिए कि कोई ट्रेन आपकी मिस होने वाली है। 20% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। खरीदना कब है? यहां से 8% के आसपास तक का, 8 से 10% का करेक्शन अब दिखेगा, थोड़ा बड़ा भी दिख सकता है। उन लेवल्स पर दोबारा एंट्री करनी है। नए इन्वेस्टर अब वहां एंट्री करेंगे तो थोड़ा रुकने की जरूरत है। राइट्स की बात कर लेते हैं। राइट्स का अपसाइड टारगेट 850 है, 703 रुपए चल रहा है, 40 रुपए आज टूटा है, लेकिन 650 के आसपास आते ही फिर से दोबारा एंट्री का लेवल आ जाएगा, तो आप नोट करते चलें। रेल टेल की बात कर ले, 370 360 के पास आता है तो फिर से एंट्री बनती है। इरकॉन की बात कर ले, 228 रुपए चल रहा है, 180 के पास आता है, दोबारा एंट्री बनती है। आरबीएनएल 297, 300 रुपए चल रहा है, लेकिन 270 आएगा तो आपके लिए यहां पर ज्यादा अच्छा होगा। और उन लेवल्स पर आते ही आप सब में 2 से 5% का स्टॉप लॉस लगा के आप ले सकते हैं। टेक्स इंफ्रा की बात करें तो 114 ये ठीक लग रहा है, क्योंकि इसको आप थोड़ा यहां पर भी खरीद सकते हैं। थोड़ा 10, 2, 4, 5 रुपए अगर गिर जाए तो और अच्छा है। आ जाते हैं
JSW JWL पे, यानी कि इसकी इसकी बात करें तो ये अभी चल रहा है 395 रुपए, 370-75 के आसपास आता है, तो इसमें भी एंट्री बनती है। और अभी अप साइड पे मोमेंटम यहां पर और दिखाई देगा। टेक्स रेल 217 रुपए है, 200 रुपए के पास आता है, इसको भी खरीदारी करी जा सकती है। टीटागढ़ वैगन इस समय चल रहा है 1088 रुपए के आसपास, 950 तक अभी करेक्शन दिखाई देगा, उन लेवल्स पर आता है तो आप ले सकते हैं। कॉनकॉर यहां पर 921 रुपए चल रहा है, लेकिन 850 के आसपास आते ही वापस अट्रैक्शन आ जाएगा और ये लेवल्स आपको दिखाई देंगे। अब किससे दूर रहना है, सिर्फ एक ही स्टॉक रेलवे काउंटर का है, और जिसका कि मैं कहता हूं IRCTC, याद होगा आपको तो मैंने कहा था कि अब IRCTC से बुक कर लीजिए, प्रॉफिट निकल जाइए 1050, बस यही लास्ट। और इस समय चल रहा है 963, ये गिर के ज्यादा आ सकता है, ये 760 और 780 रुपए तक जा सकता है, तो इसको नहीं लेना है। बाकी 10 स्टॉक जो 10 हैं वो लेवल्स अगर आपने नहीं नोट किए तो वीडियो को पीछे करके बार बार सुन के लिख लीजिए, उन लेवल्स पर आता है, खरीदते रहिए और SIP के तरीके से खरीदिए, एक बार में इन्वेस्टमेंट करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आगे का भविष्य बड़ा है, लेकिन एंट्री के लिए थोड़ा सोच समझ। चलिए, तो ये आपको बार बार सुनना होगा, और जो जिस शेयर में आप एंट्री लेना चाह रहे हैं, जो शेयर आपके पास पहले से हैं, आप ये लेवल्स ध्यान में रखिए। एक एक शेयर का लेवल रवि जी ने बताया है, किन लेवल्स पे आपको एंट्री लेनी है, कहाँ पर कितना अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो इन तमाम लेवल्स को ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिए, वापस कार्यक्रम खत्म होने के बाद शुरू से लगा के देखिए, ताकि स्पष्टता जो है रेलवे शेयरों को किस तरीके से स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो आपको मिल सके यहाँ पर। और सर, जो आपने ग्राफिक्स भेजे हैं वो अब तैयार हैं, तो एक एक करके जो है हम एक एक सेगमेंट को लेकर के थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, और ताकि जो है हमारे दर्शक उससे लाभान्वित हों और अपनी स्ट्रेटजी जो है वो बना सकें। तो सबसे ज़्यादा सर बातचीत हो रही है, हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों EV की लेकर के काफ़ी बातचीत हुई, और आज हमने देखा इलेक्ट्रा ग्रीन में काफ़ी अच्छा मोमेंटम में देखने को मिला। EV बैटरीज़ को लेकर के सर जो सेगमेंट है, जो सरकार का भी फोकस काफ़ी दिखाई दे रहा है, आपकी नज़रें कहाँ रहेंगी, और वहाँ पर बजट के बाद और चुनाव से पहले कहाँ पर आपको संभावनाएँ ज़्यादा दिखाई दे रही हैं? देखिए, मैं अगर EV सेगमेंट में जाता हूं तो मैं दिग्गज पे ही तरफ फोकस कर रहा हूं। मैं यहां पर अगर देखता हूं तो मुझे एक्साइड, JPM और टाटा मोटर और अशोक लेलैंड, ये ऐसे 4 शेयर हैं जो कि EV का दमखम आगे और बढ़ाएंगे। टाटा ने तो शुरुआत की है, तो टाटा मोटर में या फिर टाटा के शेयरों में वो दमखम और दिखाई देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी बेहतर हैं, और EV सेगमेंट में आप इनमें दमखम अच्छा खासा देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में ये शेयर हैं जो कि पसंद आ रहे हैं, इन पे आपको नज़रें बना करके चलनी चाहिए। एक बार जरा फिर से ग्राफिक्स ले आइए। यहाँ पर टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड और एक्साइड JPM जो है, ये जो है पसंदीदा शेयर हैं रवि जी के। यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं बजट के बाद, चुनाव से पहले। जी हाँ, यही हमारी थीम है आज की, और इस पर जो है हम बात कर रहे हैं EV बैटरीज को लेकर के। इसके अलावा जो है बातचीत कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। इंफ्रास्ट्रक्चर निश्चित रूप से सर देश की इकॉनमी को लेकर के जो बातचीत हो रही है, और भारत को अगर आगे बढ़ना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबकी निगाहें, सबका ध्यान जो है वो बना रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कौन से शेयर हैं, कुछ एक दो जो आपको पसंद आ रहे हैं, जहाँ पर आपको अभी भी लगता है कि फ्रेश एंट्री ली जा सकती है? आपकी आवाज़ बंद हो गई सर। इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे 2 शेयर अच्छे लग रहे हैं, और दोनों बहुत छोटे हैं। एक है BRNL, यानी कि भारत रोड निर्माण नेटवर्क लिमिटेड, और दूसरा है HCC, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन। मैं देखिए बहुत बड़े दांव लगाने की बात नहीं करता, छोटी कंपनी में बड़ा मुनाफा कमाने के लिए सोचता हूं। आपको याद होगा HCC हमने 30 रुपए पे आपके ही स्टॉक पे रिकमेंड किया था, आज 45 रुपए चल रहा है। इकट्ठे आपको ये रैली दिख चुकी है, लेकिन अभी भी BRNL आपके ही इस प्लेटफॉर्म पे मैंने 70 रुपए पे रिकमेंड किया था, आज 90 रुपीज चल रहा है। ज्यादा नहीं, सिर्फ एक हफ्ते का प्रोग्राम है, पीछे इसमें आप जाके देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से इन स्टॉक्स में वो क्षमता है जो कि आपको 60 से 70% के रिटर्न दे सकते हैं। तो आप अगर स्ट्रांग निवेश करना चाहते हैं तो आप इसकी तरफ मूव कर सकते हैं। BRNL, जी हाँ। और BRNL पे अगर हम शेयर पे बात करें जरा, आज हालांकि थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिल रहा है। 92.55 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला है। एक महीने के अंदर 80% की रैली, बाप रे बाप, बहुत शानदार तेजी देखने को मिली है, और अब 92 के आसपास चल रहा है। सर टारगेट क्या बताया सर आपने BRNL पे?
बीआरएनएल पे हम टारगेट अभी के हिसाब से अगर देखें तो जो 90 चल रहा है ये आपका 150 और 180, लेकिन ये लंबे टारगेट है, इमीडिएट बेसिस नहीं है। इलेक्शन के बाद भी इनमें वो बड़ी गिरावट नहीं होगी, इनफैक्ट ये कहें कि तेजी बड़ी रहेगी, और अगर सेम गवर्नमेंट कंटिन्यू रहती है तो हम 200 का भी लक्ष्य देख सकते हैं। हम्म। तो काफ़ी अग्रेसिव टारगेट यहाँ पर निकल करके आते हुए यहाँ से अगर आप लंबी अवधि के लिए रखते हैं तो करीब करीब 100% के रिटर्न की उम्मीद रवि जी जता रहे हैं कि यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो नज़रों में रखिए बीआरएनएल को, ये यहाँ पर पसंदीदा शेयर जो है निकल करके आता हुआ। चलते हैं अब अगली कंपनी के बारे में, अगले सेक्टर के बारे में बातचीत करते हैं। और पावर पे सर आपने अपनी राय दे ही दी है, लेकिन चूंकि ग्राफिक्स एक बार हम चाहेंगे कि जो दर्शक नहीं नोट कर पाए हैं वो नोट कर लें। कौन कौन सी कंपनी एक बार फिर से दोहरा दीजिए सर। देखिए, पावर सेक्टर पे अगर मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूं तो पीएफसी, एनटीपीसी, टाटा पावर और अदानी पावर, ये ऐसे काउंटर है जिसे मैं इमीडिएट फोकस कर रहा हूं। और इस समय के हिसाब से मुझे लगता है इन कंपनीज पे यहाँ पर अभी भी क्षमता है यहाँ से 25 से 30% तक अपसाइड जाने का। और ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, आप इन पूरी स्टॉक की बास्केट को नोट कर लीजिए। अगर आप किसी एसआईपी प्लान में जाना चाहते हो तो आप इनमें धीरे धीरे करके खुद अपनी एसआईपी करिए, हर महीने खरीदिए, हर हफ्ते खरीदिए और लंबे समय का रिटर्न रखिए, तो मुझे लगता है अच्छा मोमेंटम यहां पर मिलेगा। जी, तो पावर सेक्टर्स के अंदर जो है अगर आपकी कई नज़रें हैं तो आप यहाँ पर नज़र बना सकते हैं, जो स्क्रीन पर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इसमें पीएफसी है, एनटीपीसी है, टाटा पावर है, अदानी पावर है। ये अगर ऊर्जा क्षेत्र के अंदर जो है आपको और ऊर्जा जो है यहाँ पर आती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर अगर आप चाहें तो खरीदारी कर सकते हैं। और ये सब तमाम जो हम शेयर बता रहे हैं वो लंबी अवधि के लिए ही हैं और फंडामेंटल्स जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं। उन्हीं शेयरों पर हम बातचीत कर रहे हैं। ये इंट्राडे ट्रेड या एक दो दिन के लिए ट्रेड, इस तरह की कोई बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो सोच समझ करके आप पढ़ करके इन शेयरों में आप जो है निवेश कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सेक्टर पे बातचीत कर लेते हैं। और बातचीत करते हैं ज़रा स्टील को लेकर के। सर, मेटल को लेकर के काफ़ी आशंकाएँ रही हैं, काफ़ी चिंताएँ रही हैं। शेयर चले नहीं उस तरीके से जिस तरीके से बाजार चला, हालांकि बीच में एक रैली जरूर आई थी। अभी क्या करना चाहिए और क्या आगे चाइना को लेकर के कुछ एक और अभी क्या कंसर्न है, और अगर फ्रेश बाइंग करनी हो तो स्टील क्षेत्र के अंदर, मेटल क्षेत्र के अंदर आपके पसंदीदा शेयर कौन से होंगे? देखिए, स्टील या मेटल में वो रैली नहीं देखने को मिली, लेकिन ये गिरे भी नहीं, मार्केट में धीरे धीरे करके अभी एक्युमुलेट हो रहे हैं और आगे तेजी दिख रही है। अभी की बात करें तो सेल, टाटा स्टील और नेशनल एल्युमिनियम नैल्को, ये तीन ऐसे काउंटर हैं जिनमें कि अभी भी यहां से अपसाइड के लिए काफी अच्छा दमखम बसता है। तो जितनी भी निवेश की हम बात कर रहे हैं, ये आपके लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात कर रहे हैं, आपको पोर्टफोलियो में किस स्टॉक को रखना चाहिए वो उनकी बात चल रही। तो आप स्टील सेक्टर से ये तीन काउंटर आप फोकस करके चल सकते हैं। तो स्टील में अगर खरीदारी करनी है तो ये तीन शेयरों पे आप नज़र बना करके चलिए, जिसमें सेल शामिल है, जिसमें टाटा स्टील शामिल है, और मेटल में जो है नाल्को भी पसंद यहाँ पर आ रहा है। चलिए अब जरा बैंक्स पे बात कर लेते हैं। बैंक सर, पीएसयू बैंक्स में आज हमने देखा कि आज का दिन जो था वो खाली पीएसयू बैंक का था। और अब आपसे बातचीत करते करते जो है दिमाग से बातचीत मिस हो गई और हम बात कर रहे थे पीएसयू बैंक को लेकर के। आज अगर कोई सेक्टर वाकई में चला है, मजबूती के साथ खड़ा रहा, तो पीएसयू बैंक था। करीब एक समय हमने देखा 2.5% से ज़्यादा पीएसयू बैंक इंडेक्स में तेज़ी देखने को मिल रही थी। आपको आपका पसंदीदा शेयर कौन सा है सर, पीएसयू बैंक को लेकर के अगर हम बात करें? और पीएसयू प्राइवेट में क्या कोई संतुलन बनाने की आवश्यकता है या पीएसयू पर ही फोकस करना चाहिए? क्योंकि एचडीएफसी बैंक के नतीजों के बाद लोगों में थोड़ा सा डर बना हुआ है। विपुल जी, जिसने मनी लाइन को फॉलो किया होगा उसको डर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सेम डे मैंने आपके प्रोग्राम पे यही कहा कि अब एचडीएफसी को छोड़िए और आईसीआईसी को पकड़िए। और देखिए, आईसीआईसी उस समय 950-60 रुपए था, आज 1000 रुपए के ऊपर है, तो आपको लॉस नहीं प्रॉफिट होगा। तो अभी लेकिन फिर भी यहां पर तीन बैंकों की बात मैं करता हूं। वैसे तो बैंक की मेरी रिकमेंडेशन बहुत रही है, आपने सुना भी होगा, सेंट्रल बैंक, आईओबी, बिल्कुल। कई स्टॉक्स रहे हैं, लेकिन अभी के हिसाब से जो हम पोर्टफोलियो की जब बात कर रहे हैं, जब बड़े स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो तीन स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, आईसीआईसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई। ये ऐसे काउंटर हैं जिनमें कि अभी यहां से अच्छा दमखम है। इनफैक्ट एसबीआई की बात करें तो हम 850, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 350 रुपए, और आईसीआईसी बैंक की अगर मैं बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आने वाले समय में हम बहुत जल्द इसको एचडीएफसी के रेट पे देखेंगे, यानी कि 1400 के पास देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनमें अच्छा खासा दमखम है, अच्छे पी पे मिल रहे हैं, अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं, तो मार्केट का पैनिक काफी कम होगा और ये स्टॉक में दम अच्छा है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो पसंद आ रहे हैं बैंक, जरा एक बार फिर से दिखा दीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा है, एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी की सलाह है, और प्राइवेट सेक्टर में जो है आईसीआईसीआई बैंक जो है वो अच्छा लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बीच संकेत मोरे जी की टिप्पणी आई है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर होल्ड करें क्या? बिल्कुल होल्ड करें, और यहाँ पर होल्ड करने की भी सलाह है और यहाँ पे खरीदारी की भी सलाह है मोरे साहब आपके लिए। तो ये आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और ये पोर्टफोलियो बनाने की बात हो रही है, 2-4 दिन की स्ट्रेटजी नहीं है कि आप कह देंगे कल गिर गया। और रवि जी ने पहले ही कार्यक्रम की शुरुआत में आप लोगों को चेताया है कि बाजार में एक करेक्शन ड्यू है, वो 10 दिन बाद आएगा, 5 दिन बाद आएगा, 1 महीने बाद आएगा, वो नहीं पता है। तो सोच समझ करके अपना एक पोर्टफोलियो लंबी अवधि के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं, आगे आने वाले समय के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ये वो शेयर हैं जो कि आपको अच्छे प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। अगले सेक्टर पे जाएं उससे पहले सर, यातिश साहू जी एनबीसीसी के बारे में जानना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि एनबीसीसी में अभी क्या करना चाहिए। अब ये नहीं पता कि इन्होंने खरीदे हैं या खरीदना चाह रहे हैं। आज 12% चला है सर शेयर, शानदार मूव एनबीसीसी के अंदर देखने को मिला है। पिछले अगर हम 1 महीने की बात करें तो इस शेयर में करीब 80% का रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है। 6 महीने के अंदर 227% का रिटर्न। कैसे देख रहे हैं सर एनबीसीसी को आप? देखिए, 141 रुपए तो हो ही गया है, और अभी जो जो मोमेंटम है उसमें ये 150 और 160 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि अब जैसा अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा करेक्शन मिल जाए तो अच्छा है। वैसे ही स्टॉक अब ट्रेंड में है और 160 रुपए के लक्ष्य इसमें देखने को मिलेंगे। 160 रुपए तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो एनबीसीसी में आपके लिए फिलहाल साहू साहब ये जो है सवाल निकल करके आता हुआ। और इस बीच एक सवाल और ले लेते हैं। अमीन वत्सारिया जी का प्रश्न आए हैं और कह रहे हैं कि आगे की राह कैसी है आईआरसीटीसी और राइट्स को लेकर के। तो आईआरसीटीसी के लिए तो फिलहाल अवॉइड करने की सलाह, आपसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने रेलवे शेयरों पर चर्चा की है रवि जी से बहुत डिटेल में, तो वो अवॉइड की सलाह है। राइट्स की जहाँ तक बात है तो वो लिस्ट में शामिल है, तो उसको मैं चाहूँगा कि थोड़ी देर आप कार्यक्रम में बने रहिए, तो आपको उसका उत्तर भी मिल जाएगा कि ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए अब जरा बात कर लेते हैं माइनिंग क्षेत्रों को लेकर के। हालांकि इस पर टिप्पणी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चूँकि अब हमारे पास ग्राफिक्स के जरिए भी दर्शक हमारे नोट कर सकेंगे। तो सर माइनिंग में क्या पसंद आ रहा है आपको? देखिए, माइनिंग में वैसे मुझे कोल इंडिया, जीएमडीसी और मोइल हमेशा से पसंद रहे हैं। और अभी के हिसाब से अगर देखते हैं तो भी यहां से अच्छा खासा दमखम दिखाई देता है। कोल इंडिया के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, 550 के लक्ष्य तक जाता हुआ नजर आएगा। जीएमडीसी और मोइल में भी उतना ही दमखम है, तो यहां से 18 से 20% का दमखम रहेगा। तो धीरे धीरे आप इसमें इन सब स्टॉक्स में आप पोर्टफोलियो एंट्री कर सकते हैं, और मुझे लगता है अपने पैसे को आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और हर महीने के हिसाब से अगर खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो ये स्टॉक्स काफी अच्छे हैं। इस बीच संदीप पंचारिया साहब कह रहे हैं मनी 9 इज़ ग्रेट। धन्यवाद संदीप जी आपकी टिप्पणियों के लिए और अपना प्रेम दिखाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सेक्टर का रुख करते हैं। और ये पोर्टफोलियो जो हम बना रहे हैं आपके लिए, वो हम बजट के बड़ा इवेंट निकल चुका है, उसके बाद हम बना रहे हैं, और ये लंबी अवधि का के लिए हम बना रहे हैं आपका पोर्टफोलियो। इसलिए बात आप अवश्य ध्यान रखिए कि ये अवधि जो है उसमें लंबी अवधि का नज़रिया आप रखें। यहाँ पर बैंक की बात हो गई, माइनिंग की बात हो गई, अब जो है बात जरा कर लेते हैं तेल गैस क्षेत्र की, खासतौर से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को लेकर के। ऑयल मार्केटिंग कंपनी सर, जिस तरह की वॉलेटिलिटी है क्रूड को लेकर के, क्या व्यू है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को लेकर के आपका? क्या यहाँ पैसे लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए? चुनाव आ रहा है, हो सकता है थोड़ा दबाव कंपनियों पर इस बात का रहे तेल की कीमतें कम करने का, तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? और शानदार मूव देख सकते हैं आप ऑयल एंड गैस सेक्टर में देखने को मिला है। आपकी टिप्पणी सर। बिल्कुल, आपने सही कहा बिल्कुल जी, और इसीलिए मैंने बड़ी सेफ बिट ली है। और सेफ बिट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दो ही स्टॉक अभी चूज किए हैं। क्योंकि जब आप अगर मुझसे कहते तो मैं आपको आज ये पोर्टफोलियो बनवा रहा हूं, ये आगे के इलेक्शंस और आगे की उन्नति के हिसाब से इनमें बहुत से स्टॉक्स धीरे धीरे ऐड होंगे। तो कोई जरूरी नहीं है कि आज मैं आपको 2 स्टॉक दे रहा हूं तो आप इकट्ठे सारे स्टॉक्स खरीद लीजिए। ऑयल की बात करें, आईओसी और बीपीसीएल, ये 2 स्टॉक्स इस समय मुझे अच्छे लग रहे हैं। और आगे इनमें मैं एमआरपीएल, गेल और दूसरे स्टॉक्स ऐड करूंगा। उसके लिए मनी 9 को आप फॉलो करते रहिए, जब ऐड करेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन देंगे। लेकिन फिलहाल अभी आईओसी 180 रुपए, बीपीसीएल की बात करें तो इसमें 650 रुपए के लक्ष्य का दमखम है, तो इन स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं जी। चलिए इस बीच जो है हमारे एक दर्शक की टिप्पणी आई हुई है, और वो कह रहे हैं संदीप जी की
मनी नाइन इज ग्रेट, 1 लाख इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू बजट, प्लीज सजेस्ट। तो सर वही तो कर रहे हैं आप, बजट के बाद ही तो पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने हिसाब से आप शेयर एक मुश्त मत लगाइए, थोड़ा थोड़ा करके लगाइए, आगे करेक्शन आता है तो और लगाइएगा। लेकिन ये है कि हाँ, एक पोर्टफोलियो ऐसा बने जो कि जिसमें सभी तरह के क्षेत्र के थोड़े थोड़े शेयर आपके पास मौजूद हों, ताकि बाजार के उतार चढ़ाव का बहुत ज़्यादा असर ना पड़े। और अपने अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां, जो दिग्गज, ऐसा नहीं कि खाली कामकाज में दिक्कत हो, ऐसी जिनमें पोटेंशियल है कि वो रिटर्न बेहतर दे सकें, उस तरह की दिग्गज कंपनियों को चुनने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। और रवि जी ने बड़ी शानदार रिसर्च के साथ ये तमाम शेयरों को चुना है। चलिए, इस बीच अर्षित जी कह रहे हैं कि मनी नाइन से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, धन्यवाद सर। और मनीषा पाटिल जी कह रही हैं कि हाय गुड इवनिंग, और मनी नाइन से काफ़ी ज़्यादा इनको फ़ायदा हुआ है, इस बात की टिप्पणी कर रही हैं। तो धन्यवाद मनीषा जी, तमाम इतनी अच्छी अच्छी टिप्पणियों के लिए आपका। और आप जैसे लोग जो टिप्पणियां देते हैं उससे काफ़ी ऊर्जा मिलती है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, इस बीच जो है अगले एक सेक्टर का रुख करते हैं, और वो है डिफेंस। डिफेंस एक ऐसा एकमात्र शेयर ऐसा है सर कि आंख बंद करके जिसने जो भी शेयर पकड़ लिया, सबको अच्छे खासे रिटर्न मिले हैं। लेकिन अब इस रैली के बाद, अब इस तेज़ी के बाद, क्या जो है फ्रेश एंट्री यहाँ पर बनती है या नहीं बनती है? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और आपके पसंदीदा शेयर कौन है? क्या गिरावट पे खरीदना चाहिए या करंट लेवल पे भी एंट्री ली जा सकती है? बिल्कुल विपुल जी, देखिए, डिफेंस के सेक्टर और डिफेंस के तरीके, जिस तरीके से सरकार का फोकस रहा है, और जो प्री बजट में भी यहाँ पर ये कह लें कि एक अनाउंसमेंट हुई है, उसमें बीईएल, एचएएल और साथ में बीईएमएल और पारस डिफेंस, ये 4 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्हें कि आप फोकस करके रखें, और धीरे धीरे इन स्टॉक्स में आप एड ऑन करते चलें, तो मुझे लगता है कि आपके लिए अच्छा है। टोटल लगभग जो हम पूरी बास्केट आज डिस्कस कर रहे हैं, ये 44-45 स्टॉक की है, और किसी भी स्टॉक में आप जब अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो तो 2%, 1.5% से 2% का स्टेक रखिए, आपको बेहतर पोर्टफोलियो आप बना पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर डिफेंस सेक्टर से देखते हैं तो इग्नोर नहीं किया जा सकता, डिफेंस सेक्टर भी यहां से 18 से 20% की रैली दिखा सकता है। ये स्टॉक्स जो बीएल, एचएएल, बीएमएल, पारस डिफेंस है, इनको आप ऐड ऑन कर सकते हम्म। चलिए, इस बीच जो है नागमणि अभिषेक जी कह रहे हैं सर, एनएचपीसी के शेयर लिया हुआ हूँ करंट लेवल पर, क्या ये सही रहेगा? तो एनएचपीसी के ऊपर सर काफ़ी सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे क्या? इनके लिए क्या सलाह रहेगी? जो लोग एंट्री कर चुके हैं करंट लेवल के आसपास, उनको क्या होल्ड करना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए? देखिए विपुल जी, आपने एनएचपीसी के लिए कहा था कि मैंने एनएचपीसी पावर में नहीं शामिल किया, उसका एक रीजन है, और वो रीजन बने रहिए, आपको अभी लास्ट में ग्राफिक्स जब आएंगे तो आपको पता चलेगा क्या है। चलिए, तो बने रहिए कार्यक्रम में सर, अभी थोड़ा सा धीरज रखिए और कार्यक्रम के साथ बने रहिए। और आज तो पूरा दिन ही आप लोगों के सेवा में गुजरा है, तो निश्चित रूप से आपको उत्तर देने की पूरी कोशिश रहेगी। अर्षित जी कह रहे हैं रेगुलर देखता रहता हूं मैं मनी नाइन, और रवि सर की एडवाइस जो है वो देते रहिएगा आप। बिल्कुल, रवि सर लगातार हमारे साथ जुड़ते रहते हैं और आप लोगों के लिए बड़ी रिसर्च करके लेकर के आते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं और अगले सेक्टर का रुख करते हैं। और अगला सेक्टर पे जहाँ पर खबरें निकल करके आई हैं उस पर जब बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले सर, डिविडेंड वाले शेयरों पे आपने काफ़ी फोकस किया है, और ख़ास तौर से जब हम फॉर्मूला ग्रू करते थे तो कैसे शेयरों को चुना जाए, कौन सी कंपनियां हैं, उसको लेकर के काफ़ी डिटेल एनालिसिस आपने पहले भी किया हुआ है। क्या यहाँ पर कोई ऐसे क्षेत्र हैं सर कि जहाँ पर आप खरीदारी की सलाह दे रहे हैं डिविडेंड वाले शेयरों में? देखिए, डिविडेंड और खास तौर से पीएसयू, ऐसे काउंटर को थोड़ा मैंने कोशिश करी है समेटने की, और इस काउंटर में अगर डिविडेंड, सिर्फ डिविडेंड के स्टॉक अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसमें नोट कर लीजिए, थोड़ी ज्यादा मेरी लंबी लिस्ट है शायद। पहला स्टॉक है आरसीएफ, दूसरा स्टॉक है राइट्स, जो अभी रेलवे की हम बात कर रहे थे, तीसरा स्टॉक है एनएचपीसी जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे, चौथा स्टॉक है कोल इंडिया जो हमारी इसी बास्केट में ऐड है, आईआरएफसी जो अभी हमने रेलवे काउंटर की बात की थी, कोची शिपयार्ड जो कि यहां पर अच्छा डिविडेंड देता है, एक स्टॉक और है जिसका नाम आपने थोड़ा कम सुना होगा लेकिन डिविडेंड बहुत अच्छा देता है, टाइड वाटर, और साथ ही हुडको, पावर ग्रिड, गेल, आरईसी, पीसीबीएल और ऑयल, ये ऐसे काउंटर हैं जो कि सिर्फ डिविडेंड जो लोग प्ले करते हैं वो डिविडेंड का ही अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। तो इन काउंटर पे आप फोकस कर सकते हैं। जी,
चलिए, तो एक बार फिर से इन शेयरों के नाम आपको बता देते हैं अगर आपने नोट नहीं कर पाए हैं। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, डिविडेंड भी पाना चाह रहे हैं तो बहुत, और पीएसयू शेयरों का भी फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, क्योंकि पीएसयू शेयर जो हैं वो जो है काफ़ी अच्छे, सबसे अच्छे रिटर्न जो है यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए हैं। उसमें एक बार नोट कर लीजिए, आरसीएफ शामिल है, राइट्स शामिल है, एनएचपीसी जिसका जिक्र बार बार कर रहे थे, तो वो भी यहाँ पर शामिल है। एनएचपीसी में सर होल्ड करने की सलाह है, जो हमारे दर्शकों ने प्रश्न पूछा था, अभी हाल में एंट्री जी ली है क्या? जी बिल्कुल, एनएचपीसी का अगला टारगेट आपको 120 रुपए का दिखाई देगा। चलिए, 100 रुपये से ऊपर के लक्ष्य आपको मिल सकते हैं सर, तो उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। कोल इंडिया पे खरीदारी करके चल सकते हैं, आईआरएफसी पे खरीदारी करके चलिए, डिफेंस की कंपनी है और डिविडेंड भी देती है, वो है कोचिन शिपयार्ड, उसमें भी खरीदारी की सलाह है। टाइड वाटर पे आज दिन में कई बार सवाल आए थे, तो जिनके पास भी है होल्ड करके रखें, अच्छे डिविडेंड यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देंगे। हुडको काफ़ी शानदार रिटर्न यहाँ पर आ चुका है, आगे भी और अब ज़्यादा अपसाइड की उम्मीद रवि जता रहे हैं। पावर ग्रिड, पावर क्षेत्र से जुड़ी हुई एक और कंपनी यहाँ पर, तो पावर के अंदर जो पावर है उसको कई तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश रवि जी कर रहे हैं, चाहे वो डिविडेंड के माध्यम से हो या फिर पावर क्षेत्र की जो कंपनियां उसको रिकमेंड करके। इसके अलावा गेल है, इसके अलावा आरईसी लिमिटेड है, पीसीबीएल है और ऑयल इंडिया। यहाँ पर जो है ये वो शेयर हैं जहाँ पर कि आपको अच्छे जो है रिटर्न जो है वो आते हुए दिखाई देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पोर्टफोलियो बनाने में काफ़ी मदद यहाँ पर मिली होगी, और तमाम सेक्टर्स को लेकर के इस कार्यक्रम को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक एक शेयरों को नोट कर लीजिए, लेवल्स भी आपको बताए गए हैं बहुत सारे शेयरों पे, तो वो लंबी अवधि के नज़रिए के हिसाब से आप जो है अपनी रणनीति बना सकते हैं।